हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज आपकी जो नेट के एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, जुलाई 8 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 8, 9, 11, 12, और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो है आपके अगस्त में चले जाएंगे। ठीक है, अगस्त 12, 13, 14। तो इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। फ़िलहाल टाइम बहुत कम बचा है, फिर भी एक चलो क्विक रिवीजन के लिए मैं कुछ एक वीडियोज़ बना के आपके बीच में ला रहा हूँ। आई होप आपके काम की है ये सारी वीडियोज़, एक अच्छी आपकी रिवीजन हो जाएगी इस वीडियो से। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 8-8, 10-10 मिनट की वीडियोज़ होंगी। ठीक है, आप एक बार इनको ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने इसे क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है, लॉयर पैराडाइज कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, कलेक्टिवली जो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और उसमें विशेषकर लोकसभा के प्रति। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से मिली हमें? यूएसए से मिली है। ठीक है, यूएसए के जो बिल ऑफ राइट है, ठीक है, वहाँ से हमें मिली है। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो वो आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से ज़्यादा प्राथमिकता जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को दी गई है, या मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है? ठीक है, किसको? मौलिक जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो देखिए, ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो है इसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और जो B.R. अम्बेडकर है उन्होंने जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को जो इसकी आत्मा कहा है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में रखी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो देखिए, जो स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे संविधान में जोड़ी गई है, आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, जिसमें संविधान में भाग 4A जोड़ा गया था। ठीक है, अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का जो अधिकार है वो किसमें है? आर्टिकल 29 में। और शिक्षण संस्थानों और प्रशासन का प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार, ये आर्टिकल 30 में है। ठीक है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने ये बात कही है। ठीक है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय का ये मत था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? तो देखिए, ये M.R. बोम्मई बनाम भारत संघ, और इसमें जो बोम्मई जो केस है आपका 1994 का केस है ये, इसमें जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है यार, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, उसको जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो है उसकी बेसिक फीचर बताया गया है। ठीक है, ये भी आपने इस तरीके से ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है। तो ये भी किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, तो आइवर जेनिंग्स ने ये कहा है। ठीक है, आपने इस तरीके से कोटेशन याद करनी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल किसने कहा है? तो आपने इसको याद कैसे रखना? देखिए, क्वासी केसी, ठीक है, केसी वेयर ने ये बात कही है, और उन्होंने क्या कहा? क्वासी फेडरल। तो आपने क्वासी से केसी याद रखना है कि क्वासी इज इक्वल टू केसी वेयर। ठीक है, संविधान ना तो शुद्ध रूप से संपरिसंघीय है, ना तो शुद्ध रूप से ये एकात्मक है, बल्कि ये दोनों का संयोजन है। ठीक है, तो मतलब संविधान को जो है संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रित रूप किसने माना है? ये D.D. बासु ने या दुर्गादास बासु ने जो है इसको इस तरीके से माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमन्नार समिति। देखिए, 1969 में ये राजमन्नार समिति बनी है। ठीक है, जिस तरीके से 1966 में जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था केंद्र और राज्यों के सुधार पे, उसके बाद राजमन्नार कमेटी जो है ये आपकी जो है वो आपकी तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, इन्होंने ये बनाई थी जो 1969 में। ये इसने रिपोर्ट कब दी थी? 1971 में दी थी। ठीक है, और सरकारी आयोग ने जो है भारतीय संविधान को कैसा बताया है? तो इन्होंने परिसंघीय बताया। कौन सी? किसने? एक जो 1983 का जो सरकारी आयोग था और 1969 का जो राजमन्नार कमेटी थी, इन्होंने भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा लगभग कितने देशों के संविधानों का वर्णन किया गया? तो लगभग 60 देशों के संविधानों का वर्णन किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930
5 का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग कितने प्रावधान संविधान में लिए गए हैं? तो ये 250 के आसपास प्रावधान लगभग लिए गए हैं। भारतीय संविधान को आलोचकों के द्वारा क्या उपमा दी जाती है? उधार का थैला। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस में अगर आपको इस तरह से आए तो देखिए ये एक तरह से आलोचना ही है कि लॉयर पैराडाइज कहा है, वकीलों का स्वर्ग कहा है, या एक और आलोचना के तौर पर इसको उपमा दी जाती है उधार का थैला। ठीक है। Now, in which case Supreme Court ruled that constituent power of the Parliament under 368 does not enable to alter the basic structure of Constitution। तो ये देखिए केशवानंद भारती के जो 1973 का था, इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 368 के तहत आप जो है उसमें अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये रूल कब लाया गया था? 1973 का जो केशवानंद भारती जो केस था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और ये हर बार कई बार मतलब ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में था, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बहुत से चेंजेस जो है संविधान में किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, मतलब वो किए गए, इसमें चेंजेस किए गए, इसीलिए जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नो क्वासी फेडरल, फेडरलिज्म फॉर्म या क्वासी फेडरल, फेडरल इन फॉर्म मतलब रूप देखो तो फेडरल, लेकिन इसकी अगर अंदर से स्पिरिट देखो तो यूनिटरी। तो इस तरीके से इसको क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि फॉर्म में ये फेडरल है लेकिन स्पिरिट में ये यूनिटरी। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि क्वासी केसी, ठीक है, केसी वियर, आपको याद करने का मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ कि क्वासी फेडरल को कैसे याद रखना है, केसी से याद रखना है ना। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? ये मॉरिस जोन्स ने कहा है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी तो आइवर जेनिंग्स ने ये कहा है। और इस तरह से आपको मैच करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को किस नाम से या किस उपनाम से जो है पुकारा है। ठीक है ना। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट? भारत और जबकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कैसा है, बिल्कुल ब्रिटिश से मिलता जुलता है, पर फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस है। देखते क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये सर्वोच्च नहीं है लाइक ब्रिटिश। मतलब ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट सर्वोच्च है, वहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी बनाए हुए कानून को जो है वहाँ का जो न्यायालय है उसको मतलब जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट सर्वोच्च है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है। ठीक है। स्टेट हैज़ एन इंडिया स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड। हमारा जो देश है यहाँ पे एक इलेक्टेड हेड है, मतलब रिपब्लिक है हमारे यहाँ। जो इलेक्टेड हेड होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जबकि ब्रिटिश में देखें तो वहाँ पे जो हेड होता है स्टेट का, ठीक है, वो हेरिडिटरी है, मतलब एक तो नॉमिनल है, ऊपर से वंशानुगत है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल कैन नॉट बी अमेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल है जिनको मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता या अमेंड नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 20 और 21 है। ठीक है, ये एक ऐसे मौलिक हमारे अधिकार है, आर्टिकल 20 और 21, जिनको जो है इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। नाउ फंडामेंटल राइट्स मीन्स फॉर द प्रमोशन ऑफ, फंडामेंटल राइट्स एक साधन के तौर पर हैं किस चीज़ की प्रमोशन के लिए? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मींट फॉर द प्रमोटिंग ऑफ द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इस तरह से आपको छोटी मोटी जानकारियाँ याद रखनी पड़ेंगी, क्लियरेंस रखनी पड़ेगी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है। दे सीक्स टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड। तो ये सेकंड टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, इन्होंने जो रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईयर बताइए कि किस ईयर में ये बनाई गई थी और उस वक्त सरकार कौन सी थी, किस सरकार ने जो ये कमेटी बनाई थी। ठीक है ना। विच अमेंडमेंट एडेड वन मोर 11th ड्यूटी इन द फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे कि हम पता है कि शुरुआत में जो कितनी ड्यूटीज़ थी, 10 ड्यूटीज़ थी। ठीक है, लेकिन आज अब 11 ड्यूटीज़ है। मौलिक जो कर्तव्य वो 11 है। तो 11वीं जो ड्यूटी थी वो कब जोड़ी गई? वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ी गई थी। और क्या थी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। विच आर्टिकल एंड पार्ट स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन सा पार्ट या कौन सा आर्टिकल जो स्पेसिफाई करता है? तो देखिए हमारे संविधान का पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, इसमें जो है हमारे कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। और 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी।
तो फिलहाल इतने सर क्वेश्चन थे इस वीडियो में। आई होप आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे होंगे, थोड़ा आपको रिवीजन भी एक तरह से आपकी हो जाएगी। तो जो भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने, एक बार आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इन पे बताएं, कुछ पूछें तो मैंने उनका आंसर भी आप ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताओ भी किस तरह से अब लास्ट मोमेंट रिवीजन किस तरह से हम करें, और आप कुछ सजेशन दे सकते हैं इस पर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।